5 डे 5 स्किल्स के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। डे 3 हमारा डेडिकेटेड रहने वाला है बिलिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड। डे 1 के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस किया। डे 2 के अंदर हम लोगों ने क्यूए क्यूसी के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप जरूर देखना। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। बात करते हैं डे 2 के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि डे 2 हमारा डेडिकेटेड रहने वाला है टोटली बिलिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो हर एक सिविल इंजीनियर का सपना होता है कि वो लाइफ में जो है बिलिंग इंजीनियर जरूर बने। आपके इस सपने को साकार करने में आपकी मदद करेगा जो हमारा डे 3 है। इसके अंदर हम लोग जो है बिलिंग इंजीनियरिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप बिलिंग इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाओगे आने वाले टाइम के अंदर, या आप साइट पे एग्जीक्यूशन के अंदर भी वर्क करते हैं, तो उसमें भी आपकी यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम IAS 1200 डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सीरीज रहेगी जिसके अंदर हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किसी भी आइटम को कैसे मेजर किया जाता है, कहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना है, कहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, कहाँ पे हमें डिडक्शंस करने हैं, कहाँ पे हमें डिडक्शंस नहीं करने हैं। तो सारे के सारे जो है टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो जब आप एज ए बिलिंग इंजीनियर किसी कंपनी में काम करोगे, या आप इवन साइट एग्जीक्यूशन में भी आप काम करते हो, या आप एक कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स है आपकी और आप अपने बिल खुद बनाते हो, तो आपको ये जानकारी होगी कि आपको अपने पर्टिकुलर आइटम को कैसे मेजर करना है। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, और जो हमारा टॉपिक है बिलिंग इंजीनियरिंग का उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइट क्लीनिंग से, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है साइट क्लीनिंग का। तो हमें एज ए सिविल इंजीनियर साइट क्लीनिंग का जो मेजरमेंट का प्रोसीजर होता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक्यूरेसी इन मेजरमेंट के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारा ये मोड ऑफ मेजरमेंट का जो IS कोड है IS 1200, ये हमें एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट की एक लिमिट देता है कि कितनी लिमिट तक हमें एक्यूरेसी जो है वो चेक करनी चाहिए। जैसे अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात करूं तो डायमेंशन की एक्यूरेसी होनी चाहिए 0.01 मीटर। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि कोई भी डायमेंशन अगर हम चेक कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ही उसके अंदर डिफरेंस जो है वो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो एरिया होता है वो 0.01 स्क्वायर मीटर तक एक्यूरेसी उसके अंदर होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो 0.01 क्यूबिक मीटर का एक्यूरेसी जो है उसके अंदर होना चाहिए। तो ये होता है आपका एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। क्लियर? अगर मान लीजिए हमने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट जो है में डिफरेंस जो है एक्चुअल मेजरमेंट में और जो आपने मेजरमेंट में डिफरेंस किया उसमें अगर 0.02 मीटर का डिफरेंस आ रहा है तो वो मेजरमेंट गलत माना जाएगा। अगर उसमें जो है 0.01 मीटर का डिफरेंस आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये होता है आपका एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है वर्क टू बी मेजर्ड सेपरेटली। देखो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर सेम आइटम के रेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों डिफरेंट हो सकते हैं? क्योंकि उसकी वर्किंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में हम वो कंक्रीटिंग, मान लीजिए जैसे मैं कंक्रीटिंग का एग्जांपल लेता हूं। आप ग्राउंड फ्लोर पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं, वहां की कंडीशन अलग है। आप 5th फ्लोर पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं, वहां पे कंडीशन अलग है। आप 30th फ्लोर पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहां पे कंडीशन अलग है। तो क्या अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम है, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे भी आप M20 कर रहे हो, 5th फ्लोर पे भी आप M20 कर रहे हो, और 30th फ्लोर पे भी आप जो है M20 कर रहे हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम है, कंक्रीट को बनाने की जो कॉस्टिंग है वो सेम है, लेकिन क्या प्लेसिंग करने की जो कॉस्टिंग है वो सेम आएगी? नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे कंडीशन अलग है, 5th फ्लोर पे कंडीशन अलग है, और 30th फ्लोर पे जो है कंडीशन अलग है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर कई बार ऐसे भी होता है कि सेम मटेरियल होता है लेकिन कंडीशन के हिसाब से उसका जो रेट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ये आगे की वीडियोस के अंदर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें कॉमन है। जैसे कि वर्क इन अंडर वाटर्स, अगर हम अंडर वाटर वर्क कर रहे हैं तो वहां पे अलग कंडीशन हो जाएगी। अंडर फॉल सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो नेचुरल सिचुएशन नहीं है। अगर आप किसी अननेचुरल सिचुएशन के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे भी जो है आपकी कॉस्टिंग जो है वो डिफरेंट आएगी।
इसके अलावा वर्क इन अंडर टाइडल कंडीशंस, ठीक है, तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो कोई एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है कि आप उस कंडीशन के अंदर काम कर रहे हो, तो ये भी ऐसी कंडीशन, मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ये एक तरीके से नेचुरल कंडीशन नहीं है, ये अननेचुरल कंडीशन है। तो इन केसेस के अंदर भी हमारा जो मेजरमेंट होगा वो सेपरेट किया जाएगा, और यहाँ पे जो आइटम का रेट होगा वो भी यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। वर्क इन स्नो, जैसे बर्फ पड़ रही है और आप उस कंडीशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे भी कंडीशन आपकी डिफरेंट आ जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे मेजरमेंट वर्क कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि जो वर्क वहां पे एग्जीक्यूट किया गया है वो किन कंडीशंस के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है, क्या वो नेचुरल कंडीशन है, क्या वो अननेचुरल कंडीशन है। तो जो वर्क आपका नेचुरल कंडीशन में किया गया है वो अलग मेजरमेंट होता है, जो अननेचुरल कंडीशंस के अंदर होता है वो अलग मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पार्ट है साइट क्लीनिंग का। सो इसके अंदर सबसे पहले आता है क्लीनिंग ऑफ द ग्रास। जब भी हम किसी भी ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें वहां पे नेचुरल वेजिटेशंस मिलती हैं, आपका अंडुलेशंस मिलते हैं, काफी सारे ट्री भी वहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, साइट को क्लीन करना पड़ता है। तो सबसे पहले साइट क्लीनिंग के अंदर आता है क्लीनिंग ऑफ ग्रास। तो ये हमारा जो मेजरमेंट किया जाता है क्लीनिंग ऑफ ग्रास का, इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्क्वायर मीटर के अंदर, मतलब उसका एरिया मेजरमेंट करते हैं। और जनरली ये एरिया जो है हेक्टेयर्स के अंदर मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि बड़ा एरिया होता है। अगर किसी बड़े एरिया की साइट अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या मीटर स्क्वायर के अंदर उसका मेजरमेंट किया जाता है, या किलोमीटर स्क्वायर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। सो क्लीनिंग ऑफ ग्रास, अगर आप साइट पे से कोई भी घास हटा रहे हैं तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सरफेस ड्रेसिंग। सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है कि अंडुलेशंस अगर आपकी साइट पे है, क्योंकि साइट पे मुझे वर्क करना है, वर्किंग कंडीशन मतलब उसको वर्क करने लायक उसको मुझे बनाना है, तो वहां पे क्या निकल के आता है कि जो भी अंडुलेशंस है या जो थोड़ा बहुत मलबा अलवा साइट पे पड़ा हुआ है उसको हटाना, ताकि मैं वहां पे साइट पे वर्क कर सकूं। जैसा कि आप यहाँ पे जो हमारी ये इमेज है इसके अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारी जो साइट है उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लीन किया जा रहा है। सो ये 150 mm तक की थिकनेस तक को हम कंसिडर करते हैं साइट क्लीनिंग के अंदर। अगर हम 150 mm से ज्यादा अगर हम जो है एक्सकवेट कर रहे हैं सरफेस ड्रेसिंग के नाम पे, तो फिर वो एक्सकवेशन के अंदर चला जाता है। सो यहाँ पे इसका भी जो मेजरमेंट किया जाता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है, तो ये हमारा सरफेस ड्रेसिंग के अंदर आता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिमूविंग ऑफ ट्रीज। तो जब कोई भी नेचुरल ग्राउंड पे हम साइट स्टार्ट करते हैं तो वहां पे ट्रीज हमको जो है जनरली मिलते ही मिलते हैं साइट पे। अब ट्री को भी जो है जनरली दो कंडीशंस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कंडीशंस है बेसिकली जो उसका डायमीटर होता है ना, जिसको हम लोग गिर्थ बोलते हैं, उसके थिकनेस उसकी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो हमें क्या करना है कि ग्राउंड लेवल से 1 मीटर की हाइट पे पेड़ को की जो गिर्थ है उसको जो है वो चेक करना है। सो अगर उसकी जो गिर्थ है 300 mm से ज्यादा जो है वो है, अगर उसकी जो गिर्थ है वो 300 mm से ज्यादा है, सो हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करेंगे। अगर 300 mm से ज्यादा किसी भी जो हमारा जो ट्री है उसकी जो गिर्थ है वो 300 mm से ज्यादा है, सो उस केस के अंदर हम उस ट्री को रिमूव करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। जो हमारा ग्रास रिमूविंग का जो पार्ट था उसी के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर उसकी जो गिर्थ है वो 300 mm से ज्यादा है तो हम नंबर्स के हिसाब से पेमेंट करेंगे, मतलब पर ट्री के हिसाब से जो है क्लाइंट को हम पेमेंट करेंगे। मान लीजिए आपने किसी साइट पे क्लीनिंग करवाई और वहां पे क्या था कि 50 ट्री ऐसे थे जिनकी जो गिर्थ थी वो 300 mm से लेस थी, ठीक है। सो ये 50 ट्रीज का पेमेंट हम उसको नहीं करेंगे, जो हमने एरिया मेजरमेंट किया था उसी एरिया में वो इंक्लूड है। लेकिन साइट पे जो है 100 ट्री जो है वो ऐसे हैं जिनका जो गिर्थ है वो 300 से ज्यादा है, तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 नंबर्स के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे और पर ट्री के हिसाब से पैसा दिया जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो क्या कुछ अलग 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 कंडीशंस है। जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि 300 से लेके 600 mm तक का है तो उसका एक अलग आइटम बनेगा। 600 से लेके 120 मतलब 1.2 मीटर तक का है, 1200 में आप इसको बोल सकते हो, इसका एक अलग आइटम बनेगा। 1200 से लेके 2400 तक का एक अलग आइटम बनेगा, और 2400 से ऊपर का एक अलग आइटम यहाँ पे बनने वाला है। तो हम क्लाइंट को जो है जब साइट पे मेजरमेंट करने जाएंगे
30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक का कोई ट्री है तो उसको अलग मेजर कर लेंगे, 60 से 120 अलग, 120 से 240 अलग, और 240 से ऊपर वाले को जो है अलग मेजरमेंट किया जाएगा। यहाँ पे देखो ये मैंने डीएसआर की यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स जो है वो लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले surface dressing of the ground including removing vegetations and the inequalities not exceeding 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर कितना होता है 150 mm, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखो इसका जो मेजरमेंट किया गया है वो 28.15 रेट दिया गया है, और यहाँ पे जो एरिया मेजरमेंट किया गया है वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया गया है। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस जो रेट है 28 रुपए 15 पैसे के अंदर 50 मीटर की लीड है और 1.5 मीटर की लिफ्ट है। मतलब हम जो है उसको रिमूव करके जहां पे उसको डंप कर रहे हैं वो सिर्फ मैक्सिमम जो है वो 50 मीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 50 मीटर से ज्यादा, मान लो आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उसको डंप कर रहे हो, लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्टर को रेट दिया है वो 28 रुपए 15 पैसे दिया है 50 मीटर के हिसाब से, तो अब 1 किलोमीटर पे आप उसको डंप करवा रहे हो तो ये जो एक्स्ट्रा लीड हो रही है ये आपको कॉन्ट्रैक्टर को अलग से पे करनी पड़ेगी। सेम चीज है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर की हाइट तक हम उसको ग्राउंड से उठा के 1.5 मीटर की हाइट तक रख रहे हैं। अगर 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट हो जा रही है तो उस केस में भी हम कॉन्ट्रैक्टर को अलग से पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला सेकंड आइटम है जिसके अंदर ट्री की बात की गई है, जिसकी जो गिर्थ है वो 300 mm तक है। तो यहाँ पे ये भी देखो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया गया है। इसके अलावा नीचे की तरफ आके देखोगे तो यहाँ पे ट्री है काफी सारे, 30 से 60 सेंटीमीटर तक उसका जो है 439 रुपए 25 पैसे रेट है। 60 से 120 तक का जो है 1957 रुपए रेट है। 120 से 240 का जो है 9,084 रुपए रेट है। और 240 का जो है यहाँ पे कितना है 18,198 रुपए यहाँ पे प्राइस है। तो ये हमारा पार्ट था साइट क्लीनिंग का। आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम एक्सकवेशन की बात करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हम लोगों ने साइट क्लीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सकवेशन। कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आप देखोगे तो साइट क्लीनिंग के बाद जो है टेम्परेरी लेआउट होता है, मतलब चूना वगैरह डलता है, उसके बाद फिर हमारा एक्सकवेशन वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो एक्सकवेशन वर्क के अंदर सबसे पहले IS 1200 ने जो डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, क्योंकि एक्सकवेशन करने का तरीका, जो मेथड ऑफ एक्सकवेशन है, इसके अलावा एक्सकवेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप ऑफ सॉइल के अंदर एक्सकवेशन कर रहे हैं। मान लो कोई ऐसी सॉइल है जो बहुत हार्ड है तो हमें वहां पे एक्सकवेशन करने में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई सॉइल ऐसी है जो कि काफी लूज है तो वहां पे हमें एक्सकवेशन करने में थोड़ा सा जो है इजी रहेगा। तो क्या हमारी कॉस्टिंग डिफरेंट आएगी? बिल्कुल डिफरेंट आएगी, क्योंकि अगर टाइप ऑफ सॉइल चेंज होता है तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो भी यहाँ पे चेंज होने वाली है। तो इसलिए IS 1200 क्लासिफिकेशंस देता है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे सबसे पहले है सॉफ्ट सॉइल, इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी हार्ड सॉइल, इसके अलावा नेक्स्ट है मड सॉइल। कई जगह पे ऐसे और ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर लॉगिंग रहती है, जो वहां पे जो सॉइल होती है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। और इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट होता है सॉफ्ट रॉक, ठीक है। जनरली आप देखते होंगे उत्तराखंड वगैरह में कई जगह ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती रहती है। उसका रीजन क्या है कि वहाँ पे सॉफ्ट नेचर के रॉक है। या आपने कई बार ऐसे भी देखा होगा कि बरसात के सीजन में लैंड स्लाइडिंग काफी ज्यादा होती है। सो ये किसकी वजह से होता है? सॉफ्ट रॉक की वजह से। इसके अलावा हार्ड रॉक होते हैं रिक्वायर्ड ब्लास्टिंग, और इसके अलावा जो है हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हार्ड रॉक है, दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि हम वहां पे ब्लास्टिंग कर सकते हैं, एक कंडीशन ऐसा है कि हम वहां पे ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। मान लो कोई पहाड़ ऐसी लोकेशन पे है जहां पे रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है, या उसके सराउंडिंग में जो है लोग काफी रहते हैं, या कोई शहर है कस्बा वहां पे बसा हुआ है, या कोई नेचुरल वहां पे कुछ ऐसा एनवायरमेंट है कि हम वहां पे ब्लास्टिंग करके पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या होगा? रेस्ट्रिक्शंस होगी कि हम यहाँ पे जो है ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। क्लियर? तो हमें उसको मशीनों से या मैनुअल उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ रोक ऐसे होते हैं कि जहां पे जो है ब्लास्टिंग की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, तो वहां पे क्या किया जाता है? डायरेक्ट ब्लास्टिंग करके और जो है उसको उड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस है जो कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए। अब इसके अंदर एक्सकवेशन के अंदर भी देखो सरफेस ड्रेसिंग का आइटम आता है। सो यहाँ पे अगर हम कोई भी सरफेस की ट्रिमिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रिमिंग कर रहे हैं, और हल्के फुल्के अंडुलेशंस को रिमूव कर रहे हैं, जो कि हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 150 mm तक होना चाहिए। सो इस तरह का जो एक्सकवेशन होता है वो सरफेस ड्रेसिंग के अंदर आता है।
और इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। मान लो मेरे पास में कोई प्लॉट है जिसका जो 100 मीटर है और ये भी जो डायमेंशन है वो भी मेरी आपकी 100 मीटर है। तो मेरा प्लॉट 100 मीटर बाई 100 मीटर, मैंने इसके अंदर सरफेस ड्रेसिंग किया और मैक्सिमम जो डेप्थ रखी मैंने 150 रखी। तो यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा जो कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो पेमेंट करूंगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आएगी वो हमारा ये स्क्वायर मीटर के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो सरफेस ड्रेसिंग का आइटम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सरफेस एक्सकवेशन। देखो एक्सकवेशन के अंदर भी कितनी सारी वैरायटीज है। सबसे पहले सरफेस ड्रेसिंग है, अब आया सरफेस एक्सकवेशन। सरफेस एक्सकवेशन भी स्क्वायर मीटर के अंदर ही मेजरमेंट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है डेप्थ जो है वो 300 mm तक की कंसिडर की जाती है, और जो हमारा एरिया होता है एक्सकवेशन एरिया जो है वो मतलब जो विर्थ है मतलब एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन द विर्थ और 10 स्क्वायर मीटर ऑन द प्लान एरिया बट नॉट एक्सीडिंग 300 mm डेप्थ। मतलब हमारी जो विर्थ है वो भी 1.5 मीटर से एक्सीड कर रही है, हमारा जो प्लान एरिया है वो भी 100 स्क्वायर मीटर से एक्सीड कर रहा है, लेकिन हमारी जो डेप्थ है वो लेस देन 300 mm है। तो अगर कोई साइट पे ऐसी कंडीशन आ रही है जहां पे एक्सकेवेशन की विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है, प्लान एरिया जो है वो 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, लेकिन डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन जो है वो 300 mm से कम है, तो वहां पे भी स्क्वायर मीटर के अंदर जो है वो मेजरमेंट जो है वो किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस एक्सकेवेशन। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है एक्सकेवेशन ओवर एरिया। ठीक है, अब देखो कितनी सारी टर्म्स निकल के आ रही है, इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। एज ए बिलिंग इंजीनियर जब आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस तरह की टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक्सकेवेशन की जो विड्थ है ग्रेटर देन 1.5 मीटर होगी, एरिया 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन भी एक्सीड हो चुकी होगी जो कि 300 mm से ज्यादा होगी। इससे पहले हमारी थी 300 mm से लेस थी, अब हमारी 300 से जो है वो एक्सीड कर चुकी है, और यहाँ पे हमारा मेजरमेंट किया जाएगा क्यूबिक मीटर के अंदर। तो 300 mm से ऊपर अगर हमारा एक्सकेवेशन हो रहा है तो वो हम कंसिडर करते हैं किसके अंदर, क्यूबिक मीटर के अंदर, और 300 mm से कम जो हम रखते हैं वो हमारा रहता है किसके अंदर, स्क्वायर मीटर के अंदर। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, डीएसआर अगर आप उठा के देखोगे, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट के अंदर एक्सकेवेशन वाले पार्ट के अंदर जाओगे तो वहां पे अगर आप रेट देखोगे ना तो 1.5 मीटर डेप्थ के अकॉर्डिंग वहां पे सारे के सारे रेट जो है वो दिए गए हैं। मतलब एक स्ट्रिप जो है वो मैक्सिमम एक स्ट्रिप की जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर ली गई है। मान लो मेरा ना ये कोई बेसमेंट है ऐसे, जिसकी डेप्थ मुझे करनी है कितनी, जिसकी मुझे डेप्थ करनी है यहाँ पे 5 मीटर। ठीक है, सो यहाँ पे जो एक्सकेवेशन जो का जो रेट दिया गया है ना वो ऐसे 1.5 मीटर की स्ट्रिप्स पे दिया गया है। ठीक है, हर एक 1.5 मीटर इस तरीके से, 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ठीक है, लास्ट में हमारी जो भी बचेगी 0.5 मीटर के आसपास बचेगी। आप डीएसआर उठा के देखना और आपको वहां पे मिल जाएगा। वैसे हम शेड्यूल ऑफ रेट जो है वो कवर करेंगे इसी जो हमारा ये 5 डे 5 स्किल्स का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके अंदर हम लोग जो है शेड्यूल ऑफ रेट कवर करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है एक्सकेवेशन फॉर ट्रेंचेस। जैसे हम कोई भी ड्रेन के लिए कोई एक्सकेवेशन करा रहे हैं, किसी पाइपलाइन के लिए कोई एक्सकेवेशन करा रहे हैं, केबल लाइन के लिए कोई एक्सकेवेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो विड्थ है वो लेस देन 1.5 मीटर होनी चाहिए और जो एरिया है वो ग्रेटर देन 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। सो हम इसका मेजरमेंट करेंगे क्यूबिक मीटर के अंदर। देखो ये विड्थ है, यहाँ पे ये वाली जो है ना ये विड्थ, ये लेस देन होनी चाहिए 1.5 मीटर, और इसका जो प्लान एरिया है वो 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पे भी हम इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड फुटिंग्स की। यहाँ पे बात हो रही है, अक्सर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो, एप्लीकेशन पे चैट ऑप्शन में पूछते रहते हो कि सर मेरा फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन में मैं कितना ऑफसेट यहाँ पे लेके चलूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ ओपन फुटिंग्स अप टू 1.5 मीटर डेप्थ। अगर 1.5 मीटर तक की आपकी डेप्थ है, ऑल अराउंड एक्सकेवेशन 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि हम चारों तरफ जो है 300 mm का ऑफसेट लेके चलेंगे। मान लो ये मेरी यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग है और इस आइसोलेटेड फुटिंग की जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर है, तो मैं इसके चारों साइड जो है 300 mm का ऑफसेट लेके चलूंगा। प्लान के अंदर बता देता हूँ, मान लो ये मेरी आइसोलेटेड फुटिंग्स है, ठीक है, जिसका जो साइज है वो 2 मीटर बाई 2 मीटर है। ठीक है,
और इसकी जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर। अब मुझे यहाँ पे एक्सकेवेशन कराना है, तो कितना बड़ा एक्सकेवेशन मैं कराऊंगा। सो देखो 300 mm का ऑफसेट मैं इधर लूंगा, 300 mm का ऑफसेट मैं इधर लूंगा, 300 mm का ऑफसेट मैं इधर लूंगा। चारों साइड आपको 300 mm का ऑफसेट लेना है, और इधर भी आप 300 mm, इधर भी 300 mm, इधर भी 300, इधर भी 300। सो यहाँ से आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे। सो ये जो आपकी लाइन आ रही है, ये लाइन हमारी हो जाएगी किसकी, एक्सकेवेशन की। ठीक है, तो एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी हो जाएगी, 300 इधर 300 इधर, तो 2.6 बाई 2.6 मीटर। तो मेरी फुटिंग थी 2.2 मीटर बाई 2 मीटर की, लेकिन एज पर IS 1200 मुझे एक्सकेवेशन करना पड़ेगा कितना, 2.6 मीटर बाई 2.6 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखो पाइप की कंडीशंस यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर 1 मीटर तक की हमारी डेप्थ है, तो 1 मीटर डेप्थ में यहाँ पे लिखा गया है कि अप टू द 1 मीटर डेप्थ द ऑथराइज विड्थ ऑफ द ट्रेंच फॉर एक्सकेवेशन शैल बी अराइव्ड एट बाई एडिंग 25 सेंटीमीटर टू द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप। तो मतलब पाइप का जो भी हमारा एक्सटर्नल डायमीटर है, उस एक्सटर्नल डायमीटर के अंदर हम लोग जो है आपका यहाँ पे 25 mm का जो है 25 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक्स्ट्रा उसके अंदर जो है यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग मान लीजिए मेरा पाइप है, जिसका जो मेरा पाइप है कितना है, मान लीजिए मेरा पाइप है यहाँ पे 500 उसका जो है डायमीटर है सपोज करो। सो उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, उसके अंदर हम लोग जो है 2500 जो है यहाँ पे और ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ पे 750 mm की जो है यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ट्रेंच जो है वो एक्सकवेट करनी पड़ेगी। सो आप मोटा मोटी ये भी बोल सकते हो कि जो भी आपका पाइप के डायमीटर का साइज है, उसके दोनों साइड मतलब 125 mm लेफ्ट साइड और 125 आप राइट साइड यहाँ पे आपको स्पेस एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपका 125 इधर और 125 आपका यहाँ पे लिया गया है, और ये हमारा पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है। ये कंडीशन दी गई है अप टू द 1 मीटर। इसके अलावा 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक का अगर आपका यहाँ पे साइज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर द डेप्थ एक्सीडिंग 1 मीटर एंड अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मीटर। सो अगर हमारा जो है 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक का हमारा अगर यहाँ पे ट्रेंचेस है, तो हम हर 1 मीटर पे 5 सेंटीमीटर जो है और एक्स्ट्रा जो है ट्रेंच की विड्थ में क्या कर देंगे, यहाँ पे एड ऑन कर देंगे। तो हमारी अभी हम लोग जो है जैसे यहाँ पे 750 में एक्सकेवेट करे थे, सो इसके अंदर हम लोग जो है आपका 5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे और ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि अगर मेरी 2 मीटर से डेप्थ और एक्सीड कर गई, 2 मीटर से ज्यादा एक्सीड कर गई, तो यहाँ पे हम लोग जो है 50 सेंटीमीटर जो है वो ऐड करेंगे फॉर एवरी 2 मीटर्स। ठीक है, सो मुझे अगर कोई ट्रेंच एक्सकेवेट करनी है जो 2 मीटर से ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 1 मीटर तक मुझे यहाँ पे कितना करना है, 250 ऐड करना है। उसके बाद में पर एक नेक्स्ट 1 मीटर के लिए मुझे जो है यहाँ पे 50 mm और ऐड करना है। और अगर वो 2 मीटर तक जा रही है, 2 मीटर से ऊपर जा रही है, तो मुझे यहाँ पे 500 उसके अंदर और ऐड करना है। सो इस तरीके से आपको ऐड करते हुए चलना है हर 1 मीटर के हिसाब से। फर्स्ट 1 मीटर के लिए हमें कितना ऐड करना है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक के लिए हमें कितना ऐड करना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है 2 मीटर के लिए हमें कितना ऐड करना है, 50 सेंटीमीटर ऐड करना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे। सो ये हमारा पार्ट था एक्सकवेशन का। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। एक बार इसका क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था साइट क्लीनिंग, सरफेस ड्रेसिंग। 150 mm से कम अगर हम कोई भी एक्सकवेशन कर रहे हैं, सरफेस ड्रेसिंग के अंदर आता है, स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। सरफेस एक्सकवेशन था, विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, डेप्थ हमारी 300 में से कम होनी चाहिए, वो भी हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, एरिया 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए, डेप्थ 300 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वहां पे हमारा क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। ट्रेंचेस के केसेस में हम लोगों ने देखा था कि विड्थ 1.5 से लेस देन होना चाहिए, एरिया 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट क्यूबिक मीटर के अंदर किया जाता है। इसके अलावा आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर 1.5 मीटर डेप्थ तक हम लोग जो है 300 mm का ऑफसेट लेके चलते हैं। पाइप के केसेस में 1 मीटर तक के ऑफसेट के लिए 25 सेंटीमीटर, 1 से 2 मीटर के लिए 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, और 2 मीटर तक के लिए जो है 50 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये था हमारा एक्सकेवेशन का पार्ट, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ
मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क। स्टील वर्क के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है वो भी कवर हो जाएगी, साथ ही साथ जो रेनफोर्समेंट बार होती है वो भी कवर हो जाएगी। सो सबसे पहले हमारा यहाँ पे मेथड ऑफ मेजरमेंट, तो यहाँ पे जनरली जो स्टील वर्क मेजरमेंट किया जाता है वो वेट के हिसाब से मेजरमेंट किया जाता है। अदरवाइज मेंशन का मतलब ये है कि आपके शेड्यूल ऑफ रेट के अंदर या फिर आपके बीओक्यू के अंदर या फिर आपके एग्रीमेंट के अंदर अगर आपकी कोई अदर यूनिट अगर मेंशन है तो आप उसको फॉलो करोगे, नहीं अगर कुछ भी दिया गया है तो हम जनरली वेट के अंदर जो है उसका मेजरमेंट करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि हम केजी, क्विंटल, मैट्रिक टन्स इन सब की जो है यहाँ पे बात करते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर सेक्शंस क्या होते हैं? जो कि होलो सेक्शंस होते हैं, सर्कुलर शेप के अंदर होते हैं, स्क्वायर शेप के अंदर होते हैं, तो ये सारे ट्यूबुलर सेक्शंस के अंदर आते हैं। जनरली ये स्टील स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल स्टील इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर इनको यूज किया जाता है। ट्रसेस वगैरह जो होता है, शेड वगैरह जो बनती है वहां पे इनका जनरली यूज किया जाता है। इनका जो मेजरमेंट किया जाता है वो बाय वेट जो है वो इनका क्या किया जाता है, मेजरमेंट इनका किया जाता है। जनरली आपको स्टील के केस में बता देता हूं कि अगर हम स्टील चाहे स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर रहे हो चाहे हम रेनफोर्समेंट बार के अंदर यूज कर रहे हो, स्टील हमेशा मीटर के अंदर मेजर की जाती है और मीटर से उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, वेट के अंदर। क्लियर? सो ये चीज ध्यान रखना, मीटर के अंदर मेजरमेंट की जाती है, उसके बाद हम मीटर को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसका फिर हम वेट मेजरमेंट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, जनरली इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है ऐसा, ठीक है? तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। देखो इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं ना, आपने बहुत बार देखे होंगे, ये सब ट्यूबुलर सेक्शंस होते हैं। इसके बाद केबल वायर्स वगैरह जो आप लोगों ने देखी होगी, टावर क्रेन वगैरह के अंदर लगती हैं, ब्रिजेस वगैरह के अंदर भी यूज किए जाते हैं। सो ये जनरली हमारे रनिंग मीटर्स के अंदर इनका मेजरमेंट जो है वो किया जाता है, मतलब जितनी उसकी लेंथ है उस तरीके से उसको जो है मेजर कर लिया जाता है। इस तरह के जो वायर्स वगैरह होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है पाइप, जो हम पाइप वगैरह यूज करते हैं, प्लम्बिंग के अंदर यूज करते हैं, वाटर सप्लाई वगैरह के लिए यूज करते हैं। कई बार हम लोग जो है स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर भी हम लोग पाइप वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे मेजरमेंट किए जाते हैं रनिंग मीटर्स के अंदर। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि जितना भी पाइप्स वगैरह हम लोग यूज करें गैस सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, कोई भी लिक्विड सप्लाई के लिए यूज करें, तो सब रनिंग मीटर्स के अंदर उनका मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पे देखो इस तरह के जो पाइप्स होते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्टील रेनफोर्समेंट। जो रेनफोर्समेंट बार हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर, ये जनरली मेजरमेंट किया जाता है रनिंग मीटर्स के अंदर और उसको फिर कैलकुलेट किया जाता है मास के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो वेट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, नहीं। अगर आप बीबीएस को देखोगे ध्यान से, बीबीएस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, कटिंग लेंथ कैलकुलेट की जाती है। कटिंग लेंथ हमारे पास में आ गई, कटिंग लेंथ को हम जो है उसके पर मीटर वेट से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में फिर हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं केजी के अंदर। क्लियर? तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा अगर 8 mm की बार है तो उसका 1 मीटर का वेट होता है 0.39 kg, 10 mm का 0.62 kg होता है, 0.89 होता है, ठीक है, 1.58 होता है, 2.47 होता है, 3.85 या 58 कुछ इस तरीके से होता है 25 mm का। अब मान लीजिए मेरे पास में कोई 12 मीटर की कोई लेंथ है और उसका जो डायमीटर है वो 16 mm है। सो मैं 12 से मल्टीप्लाई करके 1.58 करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी केजी के अंदर आएगी। तो इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। इंटरव्यू के अंदर कई बार ये चीज पूछी जाती है कि रेनफोर्समेंट बार का मेजरमेंट किस यूनिट के अंदर किया जाता है, तो कई बार हम कंफ्यूज होकर डायरेक्ट बोल देते हैं केजी के अंदर, फिर हमसे यही बोलते हैं कि बीबीएस आप किस यूनिट के अंदर मेजर करते हो, तो रेनफोर्समेंट बार हमारी मीटर के अंदर मेजर की जाती है और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है केजी के अंदर। क्लियर? ठीक है। और जो बाइंडिंग वायर्स होता है उसका मेजरमेंट नहीं किया जाता है। जो भी हमारी जो रेनफोर्समेंट बार का जो शेड्यूल रेट बन के आता है उसके अंदर उसका जो आइटम होता है वो पहले से ही मेंशन रहता है, मतलब उसका जो रेट होता है उसके अंदर वो मेंशन वो करके रखते हैं। तो बाइंडिंग वायर जब हम रेनफोर्समेंट बार को यूज कर रहे हैं बाइंडिंग करने के लिए, उसको हम कभी भी एड ऑन नहीं करते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्लेन एंड बार वायर फेंसिंग जो हम लोग यूज करते हैं ना, इस तरह की जो वायर फेंसिंग्स होती हैं सेफ्टी पर्पज के लिए, ये सभी हमारी स्क्वायर मीटर सॉरी रनिंग मीटर्स के अंदर इनका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई भी फेंसिंग वगैरह वगैरह अगर आप करवा रहे हो तो उसका रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि इस तरह के जो कोलेप्सिबल डोर्स होते हैं ये सब हमारे स्क्वायर मीटर्स के अंदर इनका मेजरमेंट किया जाता है, मतलब इनकी जो विड्थ है और इनकी जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि जो शटर्स होते हैं ये भी हमारे
स्क्वायर मीटर के अंदर इनका मेजरमेंट किया जाता है, मतलब इनका जो है एरिया मेजरमेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चरल स्टील भी डिस्कस किया, साथ ही साथ जो हमारी रेनफोर्समेंट बार थी वो भी हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कंक्रीट का पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने रेनफोर्समेंट पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था, मतलब स्टील का पार्ट कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हमारी जो किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो कंक्रीट होती है। तो कंक्रीट के मेजरमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, कंक्रीट की क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है कि कंक्रीट के दो आइटम होते हैं, एक बिलो ग्राउंड और एक जो है अबो ग्राउंड। क्लियर? तो अगर आप शेड्यूल ऑफ रेट भी अगर आप उठा के देखोगे तो शेड्यूल ऑफ रेट के अंदर भी आपको फाउंडेशंस के लिए अलग रेट मिलेगा और फ्लोर वाइज जो रेट होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि मान लीजिए M20 कंक्रीट अगर आप कर रहे हो तो अलग अलग फ्लोर पे उसका जो रेट है वो वेरी कर सकता है। उसकी बनाने की जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो प्लेसिंग की जो कॉस्टिंग आएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसीलिए उसका मेजरमेंट भी हम उसी तरीके से अलग अलग करते हैं। ठीक है? यहाँ पे मेथड ऑफ मेजरमेंट के अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारी जो कंक्रीट होती है वो क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंक्रीट जो है सभी केसेस के अंदर क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। इसका स्क्वायर मीटर के अंदर भी मेजरमेंट किया जाता है, रनिंग मीटर के अंदर भी मेजरमेंट किया जाता है और नंबर्स के अंदर भी इसका मेजरमेंट किया जाता है। अभी हम देखेंगे किन आइटम्स के अंदर क्यूबिक मीटर होता है, किन आइटम्स के अंदर हमारे यहाँ पे जो है स्क्वायर मीटर के अंदर रहता है। सबसे पहले बात करते हैं डिडक्शंस की। तो जनरली डिडक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं कंक्रीट के केस में, कहाँ पे हमें डिडक्शंस करना चाहिए, कहाँ पे हमें डिडक्शंस नहीं करना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए बिलिंग इंजीनियर। सबसे पहले कोई भी अगर कोई डिसिमिलर मटेरियल हमारे कंक्रीट के अंदर आ रहा है, अगर उसका जो है 0.500 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उसको हम उसमें से डिडक्ट नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कंक्रीट में आके कोई हमारा डिसिमिलर मटेरियल्स, मान लो कोई स्टील का ही कोई सेक्शन आके वहां पे रेस्ट कर रहा है, कोई फास्टनर वगैरह आके रेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, डिसिमिलर मटेरियल हो गया। सो डिसिमिलर मटेरियल का एरिया अगर आपका 500 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो हम अब उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा है तो फिर हम उस एरिया को डिडक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है ओपनिंग अप टू 1 स्क्वायर मीटर। देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंक्रीट में कास्टिंग वगैरह करते हैं तो साफ्ट वगैरह कोई ओपनिंग जो है कंक्रीट के अंदर फ्लोर के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। अगर उसकी ओपनिंग 1 स्क्वायर मीटर तक है, हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे प्लान एरिया जो है उसका क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे कोई साफ्ट छोड़ी और जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, उसकी जो विड्थ है वो 0.5 मीटर, तो इसका एरिया कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरी ओपनिंग है 0.5 मीटर स्क्वायर। सो मैं क्या ये डिडक्ट करूंगा, बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करूंगा। जो भी मेरा कंक्रीट का वॉल्यूम आएगा उसमें से मैं ये एरिया बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करूंगा। मान लो मेरी कोई भी ऐसी ओपनिंग है जिसका साइज है 2 मीटर बाई 2 मीटर, सो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर। सो क्या मैं ये डिडक्ट करूंगा, बिल्कुल डिडक्ट करूंगा, क्योंकि IS 1200 के अंदर मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है वो 1 स्क्वायर मीटर की दी है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट बार। ये काफी सारे सिविल इंजीनियर क्वेश्चन करते हैं कि सर कंक्रीट के अंदर हमारी रेनफोर्समेंट बार जो है वो यूज हो रही है, क्या हमें उनका एरिया जो वॉल्यूम जो है उनका डिडक्ट करना चाहिए। वो हमें उनका बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं करना चाहिए। तो जनरली जब भी हम मान लो कोई स्लैब की कास्टिंग करानी है, कंक्रीट हमें कॉलम के अंदर करानी है, फाउंडेशन के अंदर करानी है, तो वहां पे जो भी रेनफोर्समेंट बार है उससे जितना भी वॉल्यूम वहां पे ऑक्यूपाई हो रहा है वो हम कभी भी क्या करते हैं, डिडक्ट नहीं करते हैं। तो मान लो मेरा कोई भी कॉलम है जिसका प्लान एरिया है कितना, 1 मीटर बाई 1 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है। तो यहाँ पे कंक्रीट का वॉल्यूम कितना हुआ, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो यहाँ पे 4 क्यूबिक मीटर मेरी कंक्रीट लगेगी। क्या ये 4 क्यूबिक मीटर 100% कंक्रीट है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमारी रेनफोर्समेंट बार भी हमारे यहाँ पे यूज होने वाली है। लेकिन एज पर IS 1200 हम ये जो वॉल्यूम है वो डिडक्ट नहीं करते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई द पाइप कंडक्ट वगैरह। आपने कई बार देखा होगा कि कंसील्ड पाइप वगैरह हम लोग यूज करते हैं, फायर फाइटिंग के लिए हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गए, और भी कई ऐसे पर्पज के लिए हम लोग उसके अंदर पाइप वगैरह यूज करते हैं। सो अगर उनका जो हमारा क्रॉस सेक्शनल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेस है तो हम वो भी डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर उसका एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में हम उन पाइप का जो एरिया होगा वो भी वहां पे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ठीक है? स्मॉल वॉइड सच एज वेयर डज नॉट एक्सीड
40 सेंटीमीटर स्क्वायर इन द क्रॉस सेक्शनल एरियाज। अगर कोई ऐसी वॉइड्स वगैरह कोई ऐसी ओपनिंग्स है जिसको कंक्रीट के सरफेस के अंदर है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तक का अगर उसका एरिया है, तो वो भी हम उसके अंदर से एक्सीड मतलब डिडक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आयरन फिक्सचर्स, वॉल टाइप, पाइप, ईटीसी जिसका 300 mm डायमीटर है, होल्ड फास्ट डोर एंड द विंडोज। कई बार होता है कि हम लोग होल्ड फास्टनर वगैरह फिट करते हैं डोर विंडो के लिए, सो वहां पे भी कुछ वॉल्यूम जो है वो हमारा वहां से माइनस हो जाता है, तो वो भी हम लोग जो है डिडक्ट नहीं करेंगे। मान लो कोई कॉलम का सरफेस है, उसके साथ डोर फ्रेम फिट हम लोगों ने किया, तो वहां पे फास्टनर वगैरह यूज कर रहे हैं, सो वो भी हम लोग जो है माइनस नहीं करेंगे। इसके अलावा मोल्ड, ड्रिप मोल्ड, चैम्फर्स, स्प्लेस, राउंड और कोविड एंगल्स, बेड ग्रूव, रिवेट अप टू 10 सेंटीमीटर इन द विड्थ एंड द 1.5 सेंटीमीटर विड्थ। जो भी कोई ग्रूव वगैरह हम लोग कट कर रहे हैं, कुछ कटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो अगर 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है या फिर 15 सेंटीमीटर उसकी गिर्थ है, तो वो भी हम उसके अंदर से बिल्कुल भी माइनस नहीं करेंगे। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रही है कि ये टर्म्स क्या है, तो आप जाके गूगल पे इन सब टर्म्स को डालना और इमेजेस वाले सेक्शन पे क्लिक करना, तो आपको इनकी ना सारी की सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, तो आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी एक्चुअल में कि ये टर्म्स जो है वो है क्या। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो कॉलम सेल भी मेजर्ड। अब यहाँ पे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हम लोग जब कॉलम का मेजरमेंट करते हैं तो इसमें भी काफी कंफ्यूज रहते हैं। सो यहाँ पे IS 1200 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉलम सेल बी मेजर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द कॉलम बेस टू द अंडर साइड ऑफ द फर्स्ट फ्लोर स्लैब। मतलब फ्लोर के टॉप से ऊपर की जो स्लैब है उसके बॉटम तक हम कॉलम का मेजरमेंट करेंगे। मान लो ये मेरी टॉप फ्लोर की स्लैब है, ये मेरी बॉटम फ्लोर की स्लैब है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये कॉलम है मेरा, क्लियर, ठीक है। सो हम जो इसका मेजरमेंट करेंगे वो हम स्लैब के बॉटम से नीचे वाली स्लैब के टॉप तक इसकी हाइट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बीम के बॉटम तक मेजरमेंट नहीं करना है, स्लैब के बॉटम तक मेजरमेंट करें। यहाँ पे देखो आपका कहीं बीम की डेप्थ यहाँ तक होगी, क्लियर, ये वाला पार्ट आपके अंदर बीम के अंदर रहेगा, लेकिन हम इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो स्लैब के बॉटम से नीचे वाली स्लैब के टॉप तक करेंगे, बीम के बॉटम तक मेजरमेंट नहीं करना है। क्लियर हो गया। सो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मेरे फ्लोर की हाइट है 3 मीटर, क्लियर, मेरे स्लैब की जो थिकनेस है वो है कितनी, 150 mm। मेरे बीम की जो डेप्थ है, मेरे बीम की जो डेप्थ है वो है 450 mm, 450 mm, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मैं बीम के बॉटम तक की हाइट कैलकुलेट करूं तो कितनी आएगी, 3 माइनस 0.45, ठीक है, 3 माइनस 0.45 में करूंगा तो यहाँ पे मेरी हाइट आ जाएगी 2.55 मीटर। ये हाइट है बीम के बॉटम तक, लेकिन स्लैब के बॉटम तक अगर मैं हाइट कैलकुलेट करूं 3 माइनस 0.15, 3 माइनस 0.15, 2.85। तो यहाँ पे मुझे कॉलम की चाहे फॉर्मवर्क मेजर करना हो, चाहे मुझे कॉलम की कंक्रीट मेजरमेंट करना हो, तो मुझे जो हाइट लेनी है वो 2.85 लेनी है, क्योंकि बीम की जो मेरी स्लैब के बॉटम तक जो मेरी हाइट आ रही है वो 2.85 मीटर आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा कॉलम की जो हाइट लेनी है वो बीम के कहां तक लेनी है, बीम के सॉरी स्लैब के बॉटम तक आपको लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे बीम सेल बी मेजर्ड फ्रॉम द फेस टू फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर हम बीम कहां तक मेजरमेंट करें, तो हमें बीम जो मेजर करना है वो कॉलम के फेस से फेस तक मेजर करना है। मान लो ये मेरा एक कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक कॉलम है, तो यहाँ से जनरली ये मेरा क्या आ गया, बीम का पार्ट हो गया। तो जनरली लोग क्या करते हैं, ग्रिड लाइन की वजह से, क्योंकि जनरली ग्रिड हमारी कॉलम के सेंटर से पास होती है जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, सो हम लोग क्या करते हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए उन ग्रिड लाइंस को उठा लेते हैं और बीम को कॉलम के सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट कर लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। एज पर IS 1200 हमें जो बीम का मेजरमेंट करना है वो कॉलम के सरफेस से सरफेस तक करना है। तो ये कॉलम का सरफेस मेरा ये है, यहाँ पे कॉलम का सरफेस ये है, तो ये मेरा मेजरमेंट हो जाएगा किसके अंदर, बीम के अंदर, क्लियर। इसलिए हमारा जो कॉलम है वो स्लैब के बॉटम तक लिया गया है ताकि हम बीम का जो मेजरमेंट है वो कॉलम टू कॉलम कर सके, क्लियर। सो यहाँ पे ना कुछ जो मेजरमेंट है वो प्री कास्ट कंक्रीट के मेजरमेंट दिए गए, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आप इसको पढ़ लेना। बेसिकली क्या आते हैं यहाँ पे, जैसे वॉल पैनल्स वगैरह या कोई रूफ स्लैब वगैरह प्री कास्ट सेक्शन अगर हम लोग बना रहे हैं, स्क्वायर मीटर्स के अंदर उनका मेजरमेंट किया जाता है। बीम हो गए, कॉलम्स हो गए,
ये सब हमारे रनिंग मीटर्स के अंदर मेजरमेंट किए जाते हैं। कोई पर्लिन वगैरह बनानी है, रनिंग मीटर्स के अंदर होगा। स्ट्रिंग और लेसिंग कोर्सेज, कोपिंग वगैरह बनाने, बेड प्लेट्स, एंकर ब्लॉक्स वगैरह बनाने, ये भी सब रनिंग मीटर्स के अंदर बनते हैं। कर्ब्स जो होते हैं, कर्ब स्टोन जो लगते हैं रोड के किनारे, एजिंग लगती है हमारे जो है रोड के किनारे, ये सब हमारे रनिंग मीटर्स के अंदर होते हैं। सॉलिड ब्लॉक जो होते हैं वो क्यूबिक मीटर्स के अंदर आते हैं। तो ये सब लाइट वेट पार्टीशन जो हमें करना है वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। डोर विंडो के जो फ्रेम होते हैं वो रनिंग मीटर्स के अंदर मेजरमेंट किए जाते हैं। सो ये सारी कोई भी जाली वगैरह है, जैसे वाटर टैंक देखो यहाँ पे नंबर्स के अंदर दिया है, तो कंक्रीट का अगर कोई वाटर टैंक है, प्री कास्ट वाटर टैंक है, तो नंबर्स के अंदर मेजरमेंट किया जाएगा। कोई जाली वगैरह है वो स्क्वायर मीटर्स के अंदर की मेजरमेंट की जाएगी। फेंसिंग पोस्ट वगैरह जो है वो नंबर्स के अंदर या फिर क्यूबिक मीटर्स के अंदर मेजरमेंट की जाएगी। तो ये सारा का सारा जो मेजरमेंट है प्री कास्ट सेक्शंस के लिए जो है इसका मेजरमेंट बेसिकली यहाँ पे किया गया है। ठीक है। सो इसके बाद हमारे यहाँ पे टूथनिंग एंड बॉन्डिंग हम लोग जो करते हैं, जब ओल्ड कंक्रीट को न्यू कंक्रीट से हम लोग जॉइंट कराते हैं तो इसको टूथनिंग एंड द बॉन्डिंग बोलते हैं। इसको बेसिकली स्क्वायर मीटर के अंदर जो है इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट इसका किया गया। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे कटिंग हो गया, ग्रूव कटिंग हो गया। कोई भी हम लोग जो कटिंग करते हैं उसको रनिंग मीटर्स के अंदर हम लोग जो है उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे कटिंग ओपनिंग एक्सीड 0.1 मीटर स्क्वायर इन द एरिया शेल बी मेजर्ड इन द। अब देखो यहाँ पे डिसमेंटलिंग का पार्ट आ गया। मान लो कोई स्लैब है, स्लैब के अंदर मुझे कोई कटिंग करनी है। सो अगर उस कटिंग का एरिया 0.15 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो हम उसे वॉल्यूम के अंदर उसका मेजरमेंट करेंगे। वॉल्यूम कैसे होगा, जो उसका प्लान एरिया होगा, कंक्रीट की जो थिकनेस होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सो ये हमारा सारा पार्ट था कंक्रीट का। आई होप आपको जो है कंक्रीट पार्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लेना। 24 आवर्स उसके अंदर चैट सपोर्ट्स रहता है, आप कभी भी उसके अंदर मैसेज ड्रॉप करोगे सो वहां पे हम आपको जो है रिप्लाई करेंगे। आप वहां पे आराम से जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे हम कमेंट करने में थोड़ा सा हिचकते हैं और हम लोग कुछ पर्सनल अपना प्राइवेसी चाहते हैं, तो आप चैट सेक्शन में एप्लीकेशन पे जाके आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपका चैट जो है कोई भी हमारे अलावा और कोई नहीं पढ़ेगा, तो आप वहाँ पे भी अपना कमेंट जो है कर सकते हैं। सो कंक्रीट वाला पार्ट जो है वो खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मवर्क, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर्स का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फॉर्मवर्क का मेजरमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन की, क्योंकि फॉर्मवर्क के अंदर क्लासिफिकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लासिफिकेशन के अंदर देखो यहाँ पे फाउंडेशन, फुटिंग, बेसिस ऑफ द कॉलम, ये एक अलग आइटम रहता है। इसके अलावा हमारा जो फ्लैट सरफेस है वो एक अलग आइटम के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारे फ्लैट मतलब जैसे हमारी रूफ वगैरह होगी, वर्टिकल सरफेसेस के अंदर जैसे हमारे कॉलम, वॉल्स, वो एक अलग आइटम के अंदर आते हैं। और स्लोपिंग सरफेस जो होता है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, स्लोपिंग सरफेस के अंदर हमारा एक अलग आइटम जो है वो आता है। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट दिया गया है, स्लोपिंग सरफेस वेयर इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जहां पे अप टू 30 डिग्री एक अलग आइटम रहेगा और 30 से अबो जो है वो एक अलग आइटम रहेगा। तो क्लासिफिकेशन हमको काफी इंपॉर्टेंट होती है और क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम साइट पे मेजरमेंट करने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा आइटम सेपरेटली मेजर करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अरे तो सब स्क्वायर मीटर के अंदर ही मेजरमेंट हो रहा है तो सब एक ही साथ लपेट लो, तो ऐसा नहीं होता है, लपेटना नहीं है। हर एक आइटम की अपनी अपनी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, उसी के हिसाब से हमें उसका मेजरमेंट करना है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशंस के अंदर जो हमारी आर्चेज होती हैं वो भी यहाँ पे डिफाइन की गई है। 6 मीटर तक की कोई आर्क है, उसका आर्च जो है 6 मीटर तक की, उसका अलग मेजरमेंट किया जाता है। और 6 मीटर से अबो जो है उसका अलग मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस के अंदर। यहाँ पे देखो डोरमर वोल्ट, जो रूफ होते हैं ना, वो जैसे ताजमहल वगैरह जो बना है उस तरह के जो डोम वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे सेल रूफ हैव कर्व्ड सरफेस इन द बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन के अंदर कर्व्ड सरफेस है, वो एक अलग मेजरमेंट किया जाता है। और एजिज ऑफ द स्लैब एंड ब्रेक ऑफ द इन फ्लोर एंड द वॉल्स इन रनिंग मीटर्स वेयर 200 mm थिकनेस और विड्थ, जो 200 mm तक की थिकनेस के जो भी एजिस वगैरह होते हैं, चाहे वो पीसीसी के एज हो, स्लैब के एजिस हो, ये सारे के सारे एक अलग मेजरमेंट किया जाता है। और जनरली इनका मेजरमेंट जो होता है वो रनिंग मीटर्स के अंदर किया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए
कॉर्निस मोल्डिंग जो बनती है वो भी जनरली रनिंग मीटर्स के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। क्लियर हुआ? इसके अलावा यहाँ पे देखो स्टेयर केस विद स्लोपिंग स्टिप्स सॉफिट्स इंक्लूडिंग राइजर्स स्ट्रिंगर्स एक्सक्लूडिंग लैंडिंग। लैंडिंग अलग मेजर की जाती है, और कई बार आपने देखा होगा कि स्टेयर केस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हमारा जो राइजर और जो हमारा ट्रेड होता है उसमें भी हमारी फॉर्म वर्क लगती है, ठीक है, तो वहां पे उनका मेजरमेंट जो है हमारा अलग किया जाता है। स्पाइरल स्टेयरकेस जो है उसका अलग मेजरमेंट किया जाता है। चिमनी साफ्ट एलिवेटेड वाटर रिजर्वायर्स जो होते हैं ये एक अलग आइटम के अंदर जो है कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देख ली कौन कौन से आइटम हमारे किस किस यूनिट्स के अंदर आएंगे, और अब आता है नेक्स्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो ज्यादातर हमारा जो फॉर्मवर्क होता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है, मतलब हमारा जो फॉर्मवर्क है उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो हमारा एरिया उसका मेजरमेंट किया जाता है। क्लियर? और एक और बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें वो एरिया मेजरमेंट करना है जो कंक्रीट के सरफेस कंक्रीट के कांटेक्ट में आया। क्लियर? मान लो हमारी फुटिंग का साइज है या कुछ भी, मैं मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कोई एक स्लैब है जो 2 मीटर बाई 2 मीटर, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 मीटर बाई 2 मीटर, लेकिन जो फॉर्मवर्क कर रहा है कारपेंटर उसने क्या किया, 3 मीटर बाई 3 मीटर की जो है उसने फॉर्मवर्क जो है साइड पे लगा दी, ठीक है, 3 मीटर बाई 3 मीटर। और मेरी यहाँ पे जो स्लैब डली है वो 2 मीटर बाई 2 मीटर की डली है। आपको जो पेमेंट करना है कॉन्ट्रेक्टर को वो 2 मीटर बाई 2 मीटर के अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं कि उसने 3 मीटर बाई 3 मीटर की लगा दी तो आप 3 मीटर का उसको पेमेंट करोगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि IS 1200 ये बोलता है कि हमें उस एरिया का मेजरमेंट करना है जो एरिया हमारा कंक्रीट के कांटेक्ट में था। क्या 3 मीटर बाई 3 मीटर टोटल एरिया मेरा कंक्रीट के कांटेक्ट में था? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ये वाला जो एरिया है ये ही मेरा कंक्रीट के कांटेक्ट में था, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। इसके अलावा डिडक्शंस की बात आती है। नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द ओपनिंग अप टू 0.4 स्क्वायर मीटर। 0.4 स्क्वायर मीटर तक की अगर कोई भी ओपनिंग है उस केसेस के अंदर हम कोई भी डिडक्शंस नहीं करने वाले हैं। मान लो मैं कोई फॉर्मवर्क कर रहा हूँ और फॉर्मवर्क करते करते कंक्रीट के किसी पार्ट में कोई ओपनिंग है, वहां पे भी फॉर्मवर्क मैंने कर दिया, अगर उसका एरिया 0.4 स्क्वायर मीटर तक का है तो मैं उसका डिडक्शंस नहीं करूंगा, अगर उससे ज्यादा है तो मैं उसका डिडक्शंस करूंगा। क्लियर? इसके अलावा सर्कुलर कटिंग अगर मैं कोई कर रहा हूँ या कोई एजेस वगैरह जो है कट कर रहा हूँ तो उसका रनिंग मीटर्स के अंदर जो है उसका मेजरमेंट जो है वो किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट हो गया सेकेंडरी बीम की, जो हमारी मान लो ये क्या हुआ, ये मेरा कॉलम है, यहाँ पे भी मेरा कॉलम है और यहाँ से यहाँ तक मेरा ये प्राइमरी बीम है। कॉलम टू कॉलम मेरा क्या होता है, प्राइमरी बीम होता है, यहाँ पे मेरा एक सेकेंडरी बीम जो है इस पर रेस्ट कर रहा है आके। क्लियर? यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि जब ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है तो इस पोर्शन पे मैंने प्राइमरी बीम के अंदर कोई भी फॉर्मवर्क यूज नहीं किया है इस पोर्शन पे, लेकिन जब मैं इस प्राइमरी बीम का फॉर्मवर्क मेजरमेंट करूंगा तो मैं ये कंप्लीट लेंथ कंसीडर करूंगा, ये एरिया डिडक्ट नहीं करूंगा। यही वो चीज बोल रहा है कि जहां पे मेन बीम सेकेंडरी बीम से इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस एरिया को हम डिडक्ट नहीं करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे सेंटरिंग एंड द शटरिंग सोल एक्सीडिंग 3.5 मीटर हाइट, 3.5 मीटर हाइट से ज्यादा अगर आपकी हाइट हो रही है तो वो अलग हाइट, अलग उसको सेपरेटली मेजर किया जाता है, उसका जो रेट होता है वो अलग दिया जाता है। जनरली उसको डबल हाइट हम लोग बोलते हैं। तो CPWD की वर्क स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे फॉर्मवर्क मेजरमेंट की तो वहां पे थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है कि किस तरीके से उसकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। मान लो ये कोई मेरी फ्लोर है जिसकी टोटल हाइट है 5 मीटर, ठीक है, कितनी है 5 मीटर, तो 3.5 मीटर तक का जो रेट है वो अलग दिया जाएगा और इसके ऊपर जो 1.5 मीटर बचा इसका जो है वो अलग रेट दिया जाएगा 1.5 मीटर्स, ठीक है। अगर 3.5 मीटर से कोई मेरी जो है हाइट एक्सीड कर रही है उस केसेस के अंदर जो है उसको सेपरेटली मेजर किया जाएगा और उसका पेमेंट भी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो दिया जाएगा। तो ये था हमारा जनरली मेजरमेंट। आपको समझ में आया होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारा जो फॉर्मवर्क होता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। ज्यादातर जो एजेस वगैरह होते हैं वो रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट किए जाते हैं। इसके अलावा हमें वही एरिया मेजर करना है जो हमारे कंक्रीट के कांटेक्ट में आ रहा है, कंक्रीट के कांटेक्ट से अदर अगर कोई भी हमारा जो है सरफेसेस है वो हम फॉर्मवर्क के अंदर मेजरमेंट उसका नहीं करते। तो ये हमारा था फॉर्मवर्क का पार्ट जो कि आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है ब्रिक वर्क का मेजरमेंट देखेंगे, क्योंकि ब्रिक वर्क भी मेरा काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ ब्रिक। ब्रिक भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्ट्रक्चर, जो हमारी आरसीसी स्ट्रक्चर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, खासकर जो हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की। तो जो भी प्लिंथ लेवल के बिलो हमारा जो ब्रिक वर्क होता है उसका अलग मेजरमेंट किया जाता है, और प्लिंथ से ऊपर जो होता है उसका अलग मेजरमेंट किया जाता है। जनरली हमारा जो ब्रिक वर्क होता है वो क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। फिर से ब्रिक वर्क हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर भी मेजरमेंट किया जाता है, साथ ही साथ हमारा रनिंग मीटर के अंदर भी मेजरमेंट किया जाता है। जनरली जो भी हमारी हाफ ब्रिक वॉल्स होती हैं, जैसे जो 4.5 इंच की ब्रिक वॉल हम लोग जिसको बोलते हैं, वो स्क्वायर मीटर के अंदर, या पार्टीशन वॉल जो होती है वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट की जाती है। और जो लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं वो हमारी जनरली क्यूबिक मीटर्स के अंदर मेजरमेंट की जाती है। इसके अलावा नो डिडक्शंस। अगर हमारी ब्रिक वॉल के ऊपर कोई भी डिसिमिलर मटेरियल आके रेस्ट कर रहा है और उसका एरिया जो है वो 0.1 स्क्वायर मीटर तक का उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सो हम उसको डिडक्शन उसका बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ओपनिंग, अगर हमारी ब्रिक वर्क के अंदर 1 स्क्वायर मीटर तक की कोई ओपनिंग है, मान लो अगर कोई ब्रिक वर्क है उसके अंदर कोई विंडो आपने दी जिसकी ओपनिंग 1 स्क्वायर मीटर तक की है, तो उसको भी हम बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करने वाले हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि कोई भी जैसे छज्जा वगैरह है, कोई भी प्रोजेक्शंस वगैरह है, या कोई बेरिंग है, मान लो कोई बीम ही आके हमारे ब्रिक वर्क के ऊपर रेस्ट कर जा रहा है, अगर उसकी थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, 10 सेंटीमीटर तक की थिकनेस है, उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा थिकनेस हो तो उसको हम डिडक्ट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे होल्ड फास्ट वगैरह होते हैं ब्रिक वर्क पे, किसी भी चीज को जैसे डोर के फ्रेम वगैरह फिट करने के लिए हम होल्ड फास्ट वगैरह वहां पे देते हैं, तो वो भी जनरली हम लोग डिडक्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आयरन फिक्सचर्स, वॉल टाइज, पाइप वगैरह, अगर किसी की पाइप वगैरह ब्रिक वर्क से हमारे कोई पास हो रहा है, उसका डायमीटर अगर 300 mm तक का है, सो वो भी हम लोग जो है डिडक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि कोई भी चेसिस ए सेक्शन नॉट एक्सेडिंग 50 सेंटीमीटर इन द गिर, तो अगर 50 सेंटीमीटर तक गिर तक का अगर कोई भी सेक्शन उसमें आ रहा है तो वो भी हम लोग उसके अंदर माइनस जो है वो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि जो भी हमारी फायर चिमनी वगैरह होती है, सो अगर फायर चिमनी का जो ओपनिंग है, चिमनी क्या होती है कि हमारा इस तरीके का सेक्शन होता है चिमनी का, चिमनी हमारी ऐसे होती है, बीच में से हमारी क्या होती है वो होलो होती है। ठीक है। सो अगर बीच की जो ओपनिंग है वो 0.2 स्क्वायर मीटर तक है, तो हम इस पूरे को एक सॉलिड कंसिडर करेंगे और क्यूबिक मीटर के अंदर इसका मेजरमेंट करेंगे। अगर उसकी जो ये जो ओपनिंग है या बीच वाला जो ये साइज है जो ओपन रहेगा चिमनी का बीच वाला साइज, अगर वो 0.2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, सो उस केस में हम इसको होलो कंसिडर करेंगे और इस बीच वाले पार्ट को हम क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे। तो ये बीच वाला पार्ट जो है इसको हम क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे। तो अगर कोई भी चिमनी है जिसकी ओपनिंग जो है वो 0.2 स्क्वायर मीटर तक की है, सो हम उसको सॉलिड कंसिडर करके उसका मेजरमेंट करेंगे। अगर 0.2 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे होलो कंसिडर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि पिलर सेल बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड इन द क्यूबिक मीटर। अगर कोई भी ब्रिक का पिलर अगर हम लोग बना रहे हैं, कोई भी ब्रिक का पिलर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। इसके अलावा सर्कुलर ब्रिक वर्क 6 मीटर, जैसे हम लोगों ने देखा था फॉर्म वर्क के केस में कि 6 मीटर तक अलग मेजरमेंट था और 6 से ज्यादा अलग मेजरमेंट था, तो सेम चीज ब्रिक वर्क के अंदर भी होता है। 6 मीटर तक के लिए हमारा अलग मेजरमेंट किया जाएगा और 6 मीटर से अगर ज्यादा है तो उसका अलग मेजरमेंट किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हनीकॉम ब्रिक वर्क। ठीक है। तो हनीकॉम ब्रिक वर्क क्या होता है, जिसमें यहाँ पे एक ब्रिक, उसके बाद यहाँ पे गैप होता है, फिर ब्रिक, फिर गैप होता है, तो ये वाला पोर्शन ऐसे। सो ये जनरली हनीकॉम ब्रिक वर्क जो होता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है और उसके अंदर जो ओपनिंग्स होती है उनका डिडक्शन नहीं किया जाता है। सो हनीकॉम ब्रिक वर्क आपको समझ में आ गया होगा कि हनीकॉम ब्रिक वर्क स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है, जो ओपनिंग्स होती हैं उनको डिडक्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे टूथनिंग एंड बॉन्डिंग, जो कि हम पुरानी ब्रिक वॉल को नई ब्रिक वॉल से ज्वाइंट करने के लिए जो इस तरीके से ये यहाँ पे हम लोग जो है टूथनिंग एंड बॉन्डिंग जो हम लोग करते हैं ब्रिक वर्क के अंदर। ठीक है। सो ये सारी की सारी क्या होती है, और यहाँ से आके हमारी इस तरीके से नई ब्रिक वॉल जो है उसके अंदर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है। सो ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, ये जो पार्ट होएगा टूथनिंग एंड बॉन्डिंग के अंदर आएगा। नेट पे जाके आपको इमेज काफी सारी मिल जाएगी। सो ये हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट होता है, मतलब उसका जो सरफेस होगा, मान लो मेरी ब्रिक जो वॉल है वो 230 mm की है, ठीक है, और 3 मीटर उसकी हाइट है,
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.23। क्लियर। तो इस तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे ब्रिक की एजिंग जो हम लोग करते हैं रनिंग मीटर्स के अंदर करते हैं। मान लो ये मेरा कोई भी ग्राउंड है और यहाँ पे ग्राउंड के बाद जो है कोई दूसरी चीज स्टार्ट हो रही, तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, ब्रिक की एजिंग कर दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, चारों तरफ ऐसे। आप ये भी ब्रिक एजिंग नेट पे जाके देखना तो आपको मिल जाएगी। मान लो यहाँ पे आपको कुछ ये आपका अलग एरिया है, ये आपका अलग एरिया है, बीच में कुछ पार्टीशन देना, तो एक एक ब्रिक की लाइनिंग आपने डाल दी, तो ये ब्रिक एजिंग होती है, जो कि आपका रनिंग मीटर्स के अंदर इसका मेजरमेंट किया जाता है। सो ये था हमारा ब्रिक वर्क का पार्ट, जो कि आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हम लोगों ने मेजरमेंट के मेथड भी देखे, साथ ही साथ उसको कैसे डिडक्ट किया जाता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टर वर्क, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जो हमारा स्ट्रक्चर्स होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लास्टर वर्क के मेजरमेंट के बारे में। प्लास्टर वर्क थोड़ा सा टेक्निकल है और इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो आपको जरूर समझनी चाहिए। उससे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे विंडो का फ्रेम मिलेगा। ये हमारा विंडो का फ्रेम है, ये हमारा डोर का फ्रेम है। सो बेसिकली क्या होता है कि नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसको रेवल्स बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये हमारी सिल होती है, ये हमारा जो होता है क्या होता है, ये लिंटल होता है। लिंटल का जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सॉफिट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट होते हैं हमारे, ये सारे पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका यहाँ पे रेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल चीजें जो है वो आपको यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग जब प्लास्टर के अंदर बात करेंगे तो उसमें इन सब टर्म्स का काफी यूज होएगा। सो जनरली सारा प्लास्टर वर्क्स जो है वो हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। स्क्वायर मीटर का मतलब ये होता है कि उसका एरिया बेसिकली मेजरमेंट किया जाता है। सो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे बात फॉर द ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर। सो अगर मैं कोई प्लास्टर वर्क कर रहा हूँ और वहां पे मेरी जो ओपनिंग है वो 0.5 स्क्वायर मीटर तक की अगर कोई ओपनिंग है, सो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग कोई भी डिडक्शंस नहीं करेंगे। सो कोई ऐसी वॉल है जिसपे मेरी ओपनिंग 0.5 स्क्वायर मीटर तक की है, सो प्लास्टर एरिया का मेजरमेंट करते हुए वहां पे कोई भी डिडक्शंस नहीं करने वाले। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट है ओपनिंग 0.5 से लेके 3 स्क्वायर मीटर तक की अगर कोई ओपनिंग है, सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि जो कि आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले कंडीशंस यहाँ पे क्या है कि व्हेन बोथ फेस ऑफ द वॉल आर प्लास्टर विद द सेम प्लास्टर, सो डिडक्शन शैल बी मेड ओनली वन फेस। मान लो ये मेरी कोई वॉल है और इस वॉल के इस फेस पे भी आपका 12 mm का प्लास्टर है, इस फेस पे भी 12 mm का प्लास्टर है, मतलब दोनों टाइप के प्लास्टर मेरे सेम है, और मेरी जो ओपनिंग है वो 0.5 स्क्वायर मीटर से लेकर 3 स्क्वायर मीटर के बीच में, मान लो 2 मीटर स्क्वायर की मेरी ओपनिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक साइड का एरिया जो है ओपनिंग का माइनस करूंगा और दूसरी साइड का माइनस नहीं करूंगा। मान लो मैंने इस फेस का ओपनिंग का एरिया जो था वो माइनस कर दिया प्लास्टर में से, सो जब मैं इंटरनल ये वाला फेस जब मेजरमेंट करूंगा तो इसमें मैं माइनस नहीं करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, नेक्स्ट कंडीशन वही है ओपनिंग 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें हैं कि व्हेन टू फेस ऑफ द वॉल आर प्लास्टर विद द डिफरेंट। पिछले में क्या था, सेम टाइप ऑफ प्लास्टर्स था, यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर्स है। इफ वन फेज इज प्लास्टर्ड एंड द अदर फेज इज पॉइंटेड, मतलब एक फेज पे तो प्लास्टर किया है, दूसरे फेज पे हम लोगों ने पॉइंटिंग वर्क किया है। सो डिडक्शंस हमें यहाँ पे करना, डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द plaster or the pointing on the side on which width of the revels is the less than on the other side, but no deduction shall be made on the other side। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है कि मान लो मेरी ये एक वॉल है, इस वॉल पे इधर मैंने 12 mm का प्लास्टर किया और मैंने इस साइड पे पॉइंटिंग वर्क किया। ठीक है, सो जिस साइड भी मेरी विड्थ ऑफ द रेवल्स, विड्थ ऑफ द रेवल क्या है, ये मेरी चौकट लग गई, ये मेरा फ्रेम है। ठीक है, और ये जो पोर्शन बचा ये होता है रेवल्स। ठीक है, सो ये जिस साइड भी मेरा क्या होगा, जिस साइड भी मेरा ये क्या होगा, डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द प्लास्टर ऑफ द ओन साइड द विड्थ ऑफ द रेवल्स इज, जिस साइड भी ये विड्थ ऑफ द रेवल्स लेस होगी उस साइड ही मैं डिडक्शंस करूंगा। मान लो ये प्लास्टर की साइड में लेस है तो मैं प्लास्टर की साइड डिडक्शन करूंगा, और अगर ये दूसरी साइड में लेस है तो मैं दूसरी साइड में इसका माइनस करूंगा। और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अलावा वेयर द विड्थ ऑफ द रिवल्स ऑन द बोथ फेसेस आर द इक्वल। अगर कोई ऐसी कंडीशंस है कि एक साइड मैंने प्लास्टर किया, दूसरे साइड मैंने जो है पॉइंटिंग वर्क किया, और मेरे जो विड्थ ऑफ द रिवल्स है दोनों साइड सेम है, यहाँ पे भी लेफ्ट भी सेम है और इधर भी सेम है, तो मैं 50% ओपनिंग का एरिया प्लास्टर में से माइनस करूंगा, 50% एरिया जो है मैं पॉइंटिंग वर्क में से माइनस करूंगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर कंडीशन आ जाती है 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर्स। यहाँ पे क्या है कि व्हेन ओनली वन फेज इज प्लास्टर। अभी तक कंडीशन क्या थी कि एक फेस पे प्लास्टर है, दूसरे फेस पे पॉइंटिंग वर्क है। अब कंडीशन क्या आ गई कि एक फेस पे प्लास्टर है और दूसरे फेस पे प्लास्टर ही नहीं है। तो व्हेन ओनली वन फेज इज प्लास्टर्ड एंड द अदर फेज इज नॉट, तो फुल डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द प्लास्टर इफ width of the ravel on the plaster side is less than the unplaster side. If the width of the ravel on the both side is equal, so ravel on the plaster side is more, no deduction shall be made. So सबसे पहले कंडीशंस क्या है कि एक सरफेस पे प्लास्टर किया, दूसरे पे नहीं किया। सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर विड्थ ऑफ द रेवल जो है प्लास्टर साइड में लेस है, मतलब मेरी जो चौकट है वो प्लास्टर के फेस पे लगी हुई है, सो मैं कोई भी डिडक्शंस जो है वो नहीं करूंगा। अगर वो जो है सेंटर में लगी है या फिर अनप्लास्टर फेस पे लगी है तो मैं फुल उसका 100% एरिया जो है वो प्लास्टर में से माइनस करूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और नई कंडीशन है 0.5 से लेकर 3 स्क्वायर मीटर तक की। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन द विड्थ ऑफ द डोर फ्रेम इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द वॉल। कई बार ऐसे होता है कि हमारी सिंगल ब्रिक वॉल होती है, 4.5 इंच की वॉल होती है और उसी साइज की हमारी जो है चौकट भी हो जाती है फ्रेम। तो जब अगर हमारी जो चौकट है उसका साइज वॉल की थिकनेस के बराबर है, सो उस केस में क्या करेंगे कि हम दोनों साइड से इक्वल डिडक्शंस करेंगे। सो ये मेरी कोई भी वॉल है और इस वॉल की थिकनेस के बराबर ही मेरी जो डोर का फ्रेम है उसकी भी थिकनेस है। सो मैं 100% एरिया लेफ्ट साइड से भी माइनस करूंगा, 100% एरिया जो है मैं राइट साइड से भी माइनस यहाँ पे करने वाला हूं। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे ओपनिंग अबो 3 मीटर। तो अभी तक हमारी कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन थी 0.5 स्क्वायर मीटर तक की ओपनिंग, नेक्स्ट थी 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक की ओपनिंग, और अब नेक्स्ट हमारी ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा कि 100% एरिया माइनस किया जाएगा दोनों साइड से, 100% एरिया जो है वो माइनस किया जाएगा दोनों साइड से। तो ये आपको चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा सा ये टेक्निकल था हमारा जो प्लास्टर वाला केस था, तो ये आपको बेसिकली क्या होगा, आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में इसका मेजरमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाता है। सेम मेजरमेंट हमारा जो है वो जो हम वॉशिंग कराते हैं, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग जो कराते हैं सेम उसका मेजरमेंट भी उसी तरीके से किया जाता है। एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि व्हाइट वॉशिंग का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारा व्हाइट वॉशिंग होती है, पेंटिंग वर्क होता है, उसका मेजरमेंट जो है कैसे किया जाता है। तो जनरली जो हमारा पेंटिंग वर्क होता है उसका मेजरमेंट हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो भी प्लास्टर की क्वांटिटी होती है, जब भी हम एस्टिमेट बनाते हैं, बिल बनाते हैं, जो भी प्लास्टर की क्वांटिटी आती है उसको सेम एज इट ही हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं हमारे प्लास्टर वर्क मेजरमेंट के अंदर। तो मोस्टली हमारा जो पेंटिंग का जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है प्लास्टर वर्क के। सॉरी, कुछ केसेस के अंदर डिफरेंट होता है, जैसे सीलिंग वगैरह पे हम लोगों ने प्लास्टर नहीं किया, वहां पे फॉल सीलिंग वगैरह कराई, या कई बार ऐसा होता है कि हम वॉल पे कुछ और डिजाइन वगैरह बनवा रहे हैं, सो वो सेपरेटली मेजरमेंट हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो प्लास्टर की क्वांटिटी होती है उसी को फॉलो किया जाता है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले अप टू द 0.5 स्क्वायर मीटर ओपनिंग। तो ये सेम एज प्लास्टर वर्क जो अभी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था। सो अगर कोई भी ओपनिंग है 0.5 स्क्वायर मीटर तक की, उसका बेसिकली मेजरमेंट जो है वो किया जाएगा सेम एज प्लास्टर वर्क। इसके अलावा 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक की कोई ओपनिंग है उसका भी मेजरमेंट जो है सेम एज प्लास्टर वर्क की तरह किया जाएगा। अगर कोई ओपनिंग पॉइंट, ये सारे जो हमारे 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक की जितनी कंडीशंस थी, सारी कंडीशंस हमारी प्लास्टर वर्क वाली रहेगी, और 3 मीटर से ऊपर का जो है उसकी भी हमारी जो है प्लास्टर वर्क के सेम रहेगी। तो वो प्लास्टर वर्क वाला देख लेना। इसके अलावा अगर कोई भी सीट है, जैसे इस तरह की कोई सीट वगैरह होती है, और जनरली इस तरह की सीट्स होती हैं, तो इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस सीट को ना ऐसे ऐसे मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये ऐसे मेजर कर लेते हैं और जितनी लेंथ आएगी उसको इसकी सीट की लेंथ से मेजर कर देते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, हमें परसेंटेज जो है इसकी इंक्रीज करनी होती है। मान लो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपकी करूगेटेड स्टील सीट है तो हम 14% एरिया जो है वो इंक्रीज कर देंगे। मान लो 100% 100 स्क्वायर मीटर क्वांटिटी आई, सो 100% का 14% हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको ऐड कर देंगे तो 114 हमारे यहाँ पे टोटल हम लोग पे करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को। अगर कोरुगेटेड एब्सटो सीमेंट सीट है तो इस केस में 20% करते हैं,
सेमी कोरोगेटेड एस्बेस्टोस सीट है तो उसका 10% करते हैं। नैनीताल पैटर्न रूफ है तो 10% करते हैं। नैनीताल पैटर्न रूफ विद कोरोगेटेड सीट्स तो इसका 25% इंक्रीज करते हैं। तो टोटल जो भी हमारा प्लान एरिया आता है वो प्लान एरिया को हम जो है इस परसेंटेज से उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा वो एक्चुअल मेजरमेंट आ जाता है। तो अगर हमारी कोई भी सीट ऐसे ऐसे उसके अंदर फॉर्मेशंस हैं, सो हमें ना टेप लगा के ये फॉर्मेशन मेजर करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको ना ऑटो कैड पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। सो आप लोगों को ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो है ये IS 1200 के अंदर जो इसका पैटर्न दिया है वो आप फॉलो करना, आपको ये चीज जो है समझ में आ जाएगी। क्लियर। सो अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने जितने भी मेन मेन हमारे कंस्ट्रक्शन आइटम जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होते हैं, सारे वो आप सभी के साथ में जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे आप सभी के साथ में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, दिए गए नंबर्स पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगा, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। और दिवाली ऑफर में जो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप और अदर कोर्सेज जो मिल रहे हैं लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के साथ में, उन कोर्सेज को जो है आप जरूर ज्वाइन करना, और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट करिए उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।